ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की नई श्रृंखला में एक और एलगी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 साइकोलॉजी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ जो मैंने लिस्टिंग किया है कंपटीशन के एग्ज़ाम, अगर इन सब में से आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक प्लांट्स को दिखाया है और अधिकतर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब कभी तालाबों के किनारे जाते हैं तो इस प्रकार के प्लांट्स आप देखते होंगे जो कि एकदम क्लीन वाटर में आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है, लेकिन आप उसको देखते होंगे और फिर इग्नोर कर देते होंगे, सोचते होंगे होगा कुछ। लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एल्गी का प्लांट है। एल्गी का आप थैलस कह सकते हो, एक्चुअली प्लांट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको प्लांट भी कह सकते हैं। इसे लेकिन हम कहते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, सही मायने में, है ना। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एल्गी है। क्या है ये? एल्गी है। और अब अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यह जो एल्गी है, इस एल्गी का नाम है क्लैडोफोरा। क्या नाम है इस एल्गी का? क्लैडोफोरा। और जो क्लैडोफोरा होता है यह एक कैसा एल्गी होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन एल्गा। और जितने ग्रीन एल्गा होते हैं उनका एक अलग क्लास बनाया गया है। उस क्लास का नाम है क्या? क्लोरोफाइसी। क्या नाम है उस क्लास का? क्लोरोफाइसी क्लास है, ठीक है। और इस एल्गा को आप कहाँ देखेंगे? फ्रेश वाटर में। कहाँ पर देखेंगे? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आप देखेंगे तालाबों के किनारे जो एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर आपको दिखाई देगा, एकदम सरफेस पर ये एल्गा लगा हुआ आपको दिखेगा, है ना। इसको आप देखेंगे तो ऊपर से एकदम नेट की तरह दिखता है ना। इसलिए इस एल्गा को हम कभी कभी रेटिकुलेट एल्गा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट एल्गा। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट एल्गा कहते हैं। या इसे हम कहते हैं ब्रांचिंग एल्गी। क्या कहते हैं? ब्रांचिंग एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से सरफेस को कवर कर लेता है ब्लैंकेट की तरह। जब इसको आप निकालेंगे तो एक ब्लैंकेट की तरह इसका आपको एक लेयर मिलेगी। इसीलिए इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम कहते हैं इसको? ब्लैंकेट एल्गी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये जो हाथ में लिया गया है इसमें बहुत सारे इसके थैलस हैं। क्या है इसके? बहुत सारे थैलस हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे थैलस हैं, है ना। और ये थैलस क्या है कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, इसको वहां से निकाल लिया गया है। तो इससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है अ, उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और इसके बाद आने वाले बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे हम डिस्कस करते रहेंगे कि ये क्लेडोफोरा से संबंधित जो पीवाईक्यू है किन किन एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। एक्चुअली हमारा मेन उद्देश्य है कि हम एलगी से संबंधित जितने भी ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स यहाँ नीचे हमने रिप्रेजेंट किया है, इन सभी एग्जामों में 1999 से लेकर के अब तक यानी 2025 तक जितने भी और इसके आगे भी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं, एलगी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपडेट करना मैं चाहता हूं कि अपडेट करूं। तो अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी।
और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एलगी से संबंधित जो मॉड्यूल नंबर 5 है अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इन क्लैडोफोरा द ब्रांचिंग ऑलवेज एराइज, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो क्लैडोफोरा में शाखा हमेशा उगती है, कहाँ से। अभी हमने आपको बताया कि जो ये एल्गा है, यहाँ पर जो आप इस एल्गा को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एल्गा आप देख रहे हैं, इस एल्गा में क्या है कि बहुत सारे इसके थैलस हैं। अगर जब आप इसके एक थैलस को आप निकालेंगे तो आपको इसका एक थैलस कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस तरीके से आपको ये थैलस दिखाई देगा। ठीक है, अब इस थैलस में अगर आप देखेंगे तो एक थैलस को हमने यहाँ से इसको बाहर कर लिया है। क्या कर लिया है? यहाँ से एक थैलस को लिया हूँ और इस एक थैलस को बाहर कर लिया हूँ। जब आप इस एक थैलस को देख रहे हैं तो एक थैलस में इसमें क्या है कि बहुत सारी ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या होता है? ब्रांचिंग है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो इसका थैलस होता है, इस एल्गा का जो थैलस होता है वो कैसा होता है? उसमें ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच होती है। तो इसके ब्रांच से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ये एल्गा है, इसमें ब्रांचिंग होती है तो ब्रांच कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग का जो पैटर्न होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सही क्वेश्चन का इसमें जो सही आंसर होगा, उसमें क्या सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी ब्रांचिंग निकलती है, कहाँ से निकलती है? बिलो। जैसे इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एबव द सेप्टम, बिलो द सेप्टम, इन बिटवीन अपर एंड लोअर सेप्टम एंड पार्शियली एबव सेप्टम एंड पार्शियली बिलो सेप्टम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बिलो दी सेप्टम इज दी राइट आंसर। ये सही आंसर है। ठीक है, कैसे, क्यों सही आंसर है? अब आप इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा। इस पहले आप एलगी को देखिए, जो मैंने इस एलगी को यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। आप पहले इस एलगी को देख के समझने का प्रयास करिए। ये एलगी आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या है? ठीक है, इसके हमने एक छोटे से फिलामेंट्स को यहाँ से, इस छोटे से फिलामेंट को हम यहाँ, जैसे मान लो इतना छोटा सा फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप देखिए कि इसमें जो सेल्स हैं सभी एक सिरे से लगी हुई हैं। क्या है? यूनिसेरिएट फॉर्म में सारी सेल्स लगी हुई है और ये जो सेल हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस पोर्शन से ये सेल जुड़ी होती हैं उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। जैसे ये सेल यहाँ से जुड़ी हुई है जहाँ से, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्टा। क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। ठीक है, और सेप्टा कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये सेप्टा, एक यहाँ पर थोड़ा हम और हाईलाइट कर देते हैं। ये एक सेप्टा ये हुआ, दूसरा सेप्टा ये हुआ, तीसरा सेप्टा ये हुआ। अब आप देखिए सेप्टा का जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है? सेप्टा का जो नीचे वाला पोर्शन है ये, इसी सेप्टा के जस्ट नीचे से, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसे हम सेप्टा का अपर पोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर पोर्शन। और जो ये वाला पोर्शन होगा सेप्टा के नीचे का, इसे कहते हैं लोअर, या कह सकते हैं एबव, और इसको कह सकते हैं बिलो। है, क्या कह सकते हैं? एबव दी सेप्टा एंड बिलो दी सेप्टा पोर्शन। सेप्टा के ऊपर का ये पोर्शन है और सेप्टा के नीचे का पोर्शन ये है। आप देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि सेप्टा के नीचे से ऐसे एक ब्रांच निकली हुई है। आप देख रहे हैं जितने सेप्टा हैं हर सेप्टा के नीचे से ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बिलो द सेप्टा, यानी सेप्टा के नीचे से क्या है? ब्रांच निकलती है। किसमें? क्लैडोफोरा में। और क्लैडोफोरा किस प्रकार का एल्गा होता है? अब देखिए, यूनिसेरिएट, यानी इसकी सारी सेल एक सिरे से लगी होती हैं। ठीक है, एक सिरे के लगने के साथ साथ इसमें यूनिसेरिएट, ठीक है, और यूनिसेरिएट के साथ साथ क्या है? ब्रांच्ड। कैसा है? ब्रांच्ड, ये दिखता है। ठीक है, और इसका जो थैलस नीचे से, जैसे ये जहां से सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, इस तरीके से नीचे की जो सेल से अटैच रहता है, इस नीचे की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं?
इसे हम राइजोइडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोइडल सेल कहते हैं। और कभी कभी इसको हम बेसल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बेस वाली सेल होती है। ठीक है। और जो ये बेस वाली सेल होती है, इसी से ये एल्गी क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। क्या रहता है? सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। और देखने में ये एकदम डिस्क की तरह दिखती है, जिसे हम कहते हैं डिस्क लाइक राइजोइड्स। ठीक है। दूसरी बात, जैसे जो इसमें ये ब्रांचिंग निकलती है, इस ब्रांच की जो साइज होती है काफी लॉन्ग होती है। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको हम बताएं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत बारीकी से आप ध्यान से देखिएगा। जैसे एक पर्टिकुलर एक सेल है, इस सेल में आप देखिए, सेल का ये वाला पोर्शन बेसल पोर्शन होगा और ये एपिकल पोर्शन होगा। बेसल पोर्शन क्या है, काफी चौड़ा होता है। क्या है? ब्रॉड है। और जो एपिकल पोर्शन है सेल का, कैसा है? नैरो है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्लेडोफोरा की सेल्स होती हैं, उस सेल का जो बेस वाला पोर्शन होता है थोड़ा वाइड होता है, और अपर वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, नैरो टिप होता है, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरी क्या सेल की, इसकी सेल की विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, अपर वाला नैरो और बेसल वाला ब्रॉड। दूसरी विशेषता क्या होती है, इसके एक एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, वो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, डिस्क लाइक। कैसे होंगे? डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट, राउंड है। कैसे होंगे? राउंड। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये अदर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया है ना, कि जो क्लेडोफोरा की सेल होती है उसमें एक न्यूक्लियस मिलता है या एक से अधिक, तो आप क्या बताएंगे, एक से अधिक। फिर ये भी पूछा गया है कि जो क्लेडोफोरा की सेल होती हैं, उसका एपिकल पोर्शन नैरो होता है और बेसल पोर्शन क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप कहेंगे यस, सही है ना। इसीलिए इसमें भी ये क्वेश्चन सेपरेट करके पूछ लिया गया है कि जो क्लेडोफोरा होता है वो ब्रांच एल्गी है, ठीक है, लेकिन जो ब्रांचिंग निकलती है वो कहाँ से निकलती है, सेप्टा के नीचे से, बिलो दी सेप्टा। ये इसका ब्रांचिंग पैटर्न है। ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता दूं, इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है। क्या है इसकी? इकोनॉमिक वैल्यू। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू मैं आपको बताऊं तो इसको क्या किया जाता है, फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे क्या होती है, मेडिसिन से भी निकलती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 7 जो मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।